कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी इस भूगोल की क्लास में। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि ज्वालामुखी की तरह क्यों फट रहे हो। वास्तव में अगर ज्वालामुखी तरह कोई फट जाए तो बड़ी समस्या हो जाए। ज्वालामुखीता क्या होती है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्वालामुखीता का सीधा अर्थ होता है नीचे मैग्मा चैम्बर। हमने पढ़ा था पृथ्वी के नीचे आप जब जाते हैं तो जब मेंटल वाले भाग में पहुंचते हैं तो वहां पर पदार्थ जो है वो गलित अवस्था में है, तरल अवस्था में है। जब कोई पदार्थ गलित अवस्था में है, तरल अवस्था में है, नीचे दबाव भी ज़्यादा है और उसको अगर थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो वो ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। और ऊपर निकलने के प्रयास के क्रम में अगर छोटा सा भी छिद्र हो गया तो ये छिद्र इसके निकलने का माध्यम बनेगा। और ऊपर जब ये निकलेगा, क्योंकि ये दबाव में था, तो बहुत तीव्र गति से निकलेगा और तीव्र गति से निकल के चारों तरफ, क्योंकि इसमें एक प्रेशर होगा, तो चारों तरफ ये पदार्थ फैल जाएगा। चारों तरफ जो ये पदार्थ फैल रहा है, ये चारों तरफ ये फैल के कुछ समय बाद जमा होना शुरू होगा। तो बहुत सारी स्थलाकृतियों की भी स्थितियां बनेंगी, पर्वत बनेंगे, पठार बनेंगे, क्योंकि सब कुछ चट्टानों का जमाव ही है। तो ऐसी घटना जिसमें पृथ्वी के नीचे से, धरातल से क्रस्ट को फाड़ते हुए तरल, गैस और ठोस तीनों किस्म के पदार्थ बाहर निकलते हैं, विस्फोट होता है, उसको ज्वालामुखीता के नाम से हम जानते हैं। ठोस भी निकलता है, द्रव भी निकलता है, गैस भी निकलता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों किस्म के पदार्थ इसमें निकलते हैं। तीनों किस्म के पदार्थ निकलते हैं, लेकिन तीव्र गति जो होती है वो गैसों के कारण होती है। जो तोड़ रहा है ये और तेजी से चीजों को फैला रहा है वो गैसों के कारण होता है। जो ये गैसें होती हैं, इन गैसों में 80 से 90% जो मात्रा होती है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जो वाष्प होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो वाष्प की होती है, वाष्प की। ये जो गैस है, गैस में 80 से 90% जो मात्रा है वो वाष्प की है। और वाष्प के अंतर्गत हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के साथ में आपका ऑक्सीजन होता है। ये दो चीजें इसमें पाई जाती हैं। साथ में अन्य गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। तो जो ये पूरा विस्फोट हुआ, जो ये पदार्थ निकला, इसमें ये सब कुछ पाया जाता है। जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लावा। लावा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लावा जो पदार्थ है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यही लावा जब बाहर निकलता है तो इससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और ये स्थलाकृतियां कैसी बनेंगी ये डिपेंड करता है कि ये लावा कैसा है। लावा की अगर हम बात करें तो लावा दो किस्म का हो सकता है। एक लावा ऐसा हो सकता है जो कि पतला हो और दूसरा लावा ऐसा हो सकता है जो कि गाढ़ा हो, है ना भाई। कोई भी पदार्थ या फिर पतला होगा या फिर गाढ़ा होगा, तो जो बाहर निकलकर जो फैल रहा है, अगर वो पतला होगा तो ज्यादा दूर तक फैलेगा, अगर वो गाढ़ा होगा तो कम दूर तक फैला हो मिलेगा आपको। जो पतला होगा उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी और जो गाढ़ा होगा उसकी ऊंचाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम दूर में ही ये फैल जाएगा। तो गाढ़ा लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है। लगभग 75% इसमें सिलिका पाया जाता है। जो पतला लावा होता है इसमें सीधी सी बात है, सिलिका की मात्रा कम होती है। पतला लावा दूर तक फैल जाता है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है ये कम मोटा फैलता है। ऊंचाई अगर इसकी आप देखेंगे तो ऊंचाई कम होगी, लेकिन फैलाव जो होगा, फैलाव कहां तक होगा, दूर तक होगा। जो गाढ़ा लावा होगा जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है उसमें ज्यादा दूर तक फैलाव नहीं होगा, लेकिन इसकी जो हाइट है उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, फैलाव कम दूर तक होगा। तो कम दूर तक फैलाव होगा, हाइट इसकी ज्यादा हो जाएगी। यहां पर जो बनेगा वो पठार नुमा रचनाएं बनेंगी, जैसे आपका दक्कन का पठार है। यहां पर जो बनेगा वो पर्वत नुमा रचनाएं बनेंगी। तो ये दोनों लावा की प्रकृति और लावा का जो फैलाव है उसके आधार पर हमने पठार और पर्वतों के बारे में कैसे संरचना होती है ये समझा। जो पठार का निर्माण होगा
अम्लीय लावा और सॉरी, जो अम्लीय लावा होगा वो सिलिका की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी उसको हम अम्लीय लावा कहेंगे। तो जो पठार का निर्माण होगा वो उसमें सिलिका की मात्रा कम है तो वो क्षारीय किस्म का होगा। और जो अम्लीय लावा है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो इसको एसिडिक लावा हम कह देंगे। एसिडिक लावा पर्वत के निर्माण के लिए कार्य करेगा। ठीक है। अब ज्वालामुखी से जो ये पदार्थ निकलते हैं, ठोस पदार्थ निकलते हैं, तो ठोस पदार्थों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर हम इसको एक फिगर में देखें तो ज्वालामुखीता कैसे होती है आगे भी हमको इसको समझना है, लेकिन इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका धरातल है, नीचे मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से फिर लावा फ्लो होता है। कभी कभी लावा आपको पता चलेगा कि यहाँ से कम एक ही आपको सुराग दिखेगा और वहां से निकल रहा है तो इसको केंद्रीय किस्म का उद्गार कह देंगे। लेकिन जब कई होते हैं तो उसको दरारी किस्म का उद्गार भी कह देते हैं। तो ये आगे अभी हम विभाजन में देखेंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है। और जहां से ये बीच में जहां से ये निकलता है उसको हम बोलते हैं सेंटर वेंट, जहां से मुख्य रूप से लावा का उद्गार होता है। क्योंकि ये नलिकाएं आकर भी कहां पर मिल जाती हैं, ये नलिकाएं आकर भी ये केंद्रीय इसमें उद्गार वाले पाइप में मिल जाती हैं। तो ये सेंट्रल वेंट होता है, सेंट्रल वेंट इसको बोला जाता है। और ऊपर जहां पर ये लावा उद्गार हो रहा है इसको क्रेटर बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये नलिकाएं हैं जहां से लावा का उद्गार हो रहा है, और इसको सोलिडिफाइड लावा फ्लो कहते हैं। जो कि यहाँ पर अभी लावा वैसे आपको गरम गरम नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये सोलिडिफाइड लावा यहाँ से आपको निकलता हुआ दिखेगा। और कुछ जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल वास्तव में है क्या। पायरोक्लास्ट जो होता है वो मैग्मा और भूपटल के टूटने से प्राप्त जो भी ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको पायरोक्लास्ट कहा जाता है। तो ये ठोस चट्टानी टुकड़े होते हैं, तो ये भी टूटकर नीचे से आते हैं। तो वो वाला हिस्सा यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनका फ्लो होता है। बाहर की भी चट्टानें टूटेंगी लेकिन अंदर से भी टूट टूट कर आती हैं। और ये जो पूरा उद्वेदन होता है यहाँ पर, तो कितनी तीव्रता का है उसी के हिसाब से ये फैल जाता है, जिसको आगे अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। जो ठोस पदार्थ यहाँ से निकल रहे हैं उन ठोस पदार्थों में कुछ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, मैग्मा और भूपटल के टूटने से वो बाहर निकलते हैं। वो जो निकलते हैं उनको हम कहते हैं पायरोक्लास्ट। जब विस्फोट हो रहा था तो यहाँ से जो भी चट्टाने टुकड़े निकले हैं तो उनको हमने क्या कह दिया, पायरोक्लास्ट। ये जो अभी हमने बताया आपको। पायरोक्लास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जब विस्फोट हो रहा था, राख, ज्वालामुखी बम, अंगार, लैपली, चट्टाने, ये सब हमको पढ़नी है। तो जब पिघला हुआ लावा जब विस्फोट हो रहा था तो ये लावा बहुत ऊंचाई तक जा रहा था। ये जो लावा है ये बहुत ऊंचाई तक जा रहा था। ऊंचाई तक पहुंच के यहाँ सब ये बिखर गया था, एक ये बादल बन गया था। इसमें धूल, कण, लावा और जितनी भी चीजें हैं, मतलब धूल कण है, ठोस पदार्थ है, गैस है, सब मिल गई। जब ये नीचे आ रहा था तो क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने से इसका जमाव हुआ, और जमाव होने से ये इस आकार में ऐसे जम गया। तो जब ये बड़े बड़े आकार में ऐसे जम जाता है, बहुत सारे टुकड़े हैं, सब कुछ है, और ऊंचाई तक फेंकने के बाद नीचे आने के क्रम में ये जम गया, अंडाकार हो गया, नाशपाती नुमा हो गया, गोल हो गया। तो ये जो बड़ा बड़ा ये ऐसे जमाव हो गया, इसको हम कहते हैं वोल्केनिक बम। वोल्केनिक बम इसको कहा जाता है, वोल्केनिक बम्स। वोल्केनिक बम्स कभी कभी ये छोटे टुकड़े के रूप में आ जाते हैं, और जब इनका आकार मटर दाने के बराबर हो जाता है तो इनको हम कह देते हैं लैपली। क्या कह देते हैं, लैपली। हिंदी में भी इसको ऐसे लैपली ही लिखते हैं। और जब ये लैपली और छोटे हो जाते हैं, इनका आकार और छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे फैल जाता है, तो लैपली के छोटे टुकड़ों को हम स्कोरिया कह देते हैं। जब ये और छोटे हो जाएंगे तो इसको हम स्कोरिया कह देंगे। और स्कोरिया जब नुकीला हो जाता है, नुकीले प्रकार के अगर स्कोरिया हो जाएंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत नुकीले टाइप के हो जाएंगे, तब इनको हम कहते हैं क्या, छोटे छोटे टुकड़ों को, जो ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं लेकिन उसमें नोक निकल आई है, बहुत छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, तो उनको हम ब्रेसिया कह देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी संरचनाएं बनती हैं जो यहाँ पर जो भाप निकल रहा था, जो वहां से एक फेनिल टाइप का कुछ निकल रहा था, है ना, झाग निकल रहा था लावा का, लावा के झाग से कुछ निर्माण हो जाता है। और ये जो झागदार
पदार्थों से जो एक संरचना बनती है, जिसमें आप देखेंगे छिद्र 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 ऐसे रहेगा, बहुत सारे पत्थर आपने देखे होंगे। तो ये जो छिद्रनुमा रचना होती है इसको प्यूमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूमिस कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्यूमिस। हिंदी में भी इसको आप प्यूमिस ही लिखेंगे। तो ये प्यूमिस है, छोटे छोटे टुकड़े, प्यूमिस। अब ज्वालामुखी, राख, अंगार, ये सब छोटे छोटे बारीक कण हैं जो सबसे लास्ट में आपको छोटे टुकड़ों के रूप में पढ़ने को ये मिलते हैं। तो चाहे धूल हो, राख हो, लैपली हो, ये सब जमा जब होते हैं तब इनको आप कहते हैं चट्टान। और ये जो चट्टान चाहे राख है, यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा, जब स्कोरिया नुकीली हो जाएगी तो नुकीली होने के बाद में इसको ब्रेसिया कहेंगे। मैं लिखना यहाँ पर छूट गया था, ये ब्रेसिया कहेंगे। अब यही जो छोटे छोटे टुकड़े सारा जमाव हुआ है, इनको आप क्या करेंगे, एक जगह पे जमा हुआ देखेंगे तो ये चाहे इसमें राख हो, चाहे टुकड़े हो, हर तरीके के टुकड़े, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, चाहे वो स्कोरिया हो, कुछ भी हो, ये सब जब जम जाएगा, चट्टान बन जाएगा। इनके जमने से इसमें जो कुछ भी होंगी और इनका जमाव होगा तो जो चट्टान का निर्माण होगा, इस चट्टान को क्या कहा जाएगा? तो इस चट्टान को कहा जाता है टफ। इसको क्या कहा जाता है? टफ। तो टफ शब्द कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह दीजिए टफ उन्हीं राख, लैपली, धूलकण, गैसीय पदार्थ, जितना कुछ भी है, उनके जमाव के बाद में जो संरचना हमको मिलती है उसी को हम टफ कह देते हैं। ये एक ज्वालामुखी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, उसका परिचय हो गया। ज्वालामुखी को हम कई प्रकारों में बांटते हैं। अगर ज्वालामुखी के प्रकार की हम बात करें, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स या प्रकार, है ना, किसके? ज्वालामुखी के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर, और फिर हम दूसरा देखेंगे ज्वालामुखी के उद्गार की अवधि के आधार पर। अवधि की बात जब हम करेंगे तो उसमें सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इनकी हम चर्चा करेंगे। और जब यहां पर हम उद्गार के बारे में बात करेंगे तो उद्गार कैसा हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर। उद्गार के आधार पर, तो उद्गार के आधार की अगर हम बात करें तो एक उद्गार होता है जो केंद्रीय उद्गार होता है। क्या होता है? केंद्रीय उद्गार। और दूसरा उद्गार होता है जिसको दरारी उद्गार हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरारी उद्गार बोलते हैं। दरारी का मतलब है ये जो हो रहा था, तो जो सेंटर में पाइप था, अगर इसी से केंद्रीय उद्गार ये तीव्र हो तो इसको केंद्रीय बोलेंगे, और जब इसमें दरार बन के उद्गार हो तो उसको दरारी उद्गार, दरारों से जब उद्गार हो। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक समझनी है कि केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत कौन कौन से ज्वालामुखी आते हैं, उनकी लिस्टिंग हम कर ले, और दरारी में कौन कौन से आते हैं उनकी कर ले। मुख्य रूप से केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत जो जो ज्वालामुखी आते हैं उनको पूछा जाता है। केंद्रीय उद्गार की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि एक जगह से उद्गार होता है। सक्रिय नलिकी एक आपको मिल जाएगी, ये नली मिल जाएगी। तो ये जो नलिका मिलेगी, सक्रिय नली मिलेगी, इससे एक ही जगह से उद्गार होने के कारण यहां पर तीव्रता जो होती है ये बहुत ज्यादा होती है। उद्गार जो होगा, उद्गार तीव्र होगा। तीव्र होने के कारण ये विनाशकारी होगा, विनाश ज्यादा फैलाएगा, है ना। पदार्थ इसमें ज्यादा तेजी से निकलेंगे, और तीव्र होने के कारण यहां पर आवाज जो होगी वो तेजी से आएगी। अगर ज्वालामुखिता होती है तो आवाज बहुत तेजी से यहां पर आती है, बहुत ज्यादा विनाशकारी ये हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थितियां आएंगी तो ये भूकंप का भी आसपास के क्षेत्रों में कारण बनेंगे। तो कहीं भी जब केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी की बात की जाए तो भूकंप भी साथ में वो लेके आते हैं। इरप्शन जब भी होगा तो ये होगा। लेकिन केंद्रीय उद्गार की भी जब हम बात करते हैं तो इस उद्गार में भी कई तरीके के उद्गार हो सकते हैं। कभी कभी केंद्रीय उद्गार धीमा भी हो सकता है, कभी तेज। तो सबसे कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर हम चलेंगे। सबसे कम तीव्रता का मतलब यहां पर यह है कि ज्वालामुखी का जो विस्फोट हो रहा है, विस्फोटक क्रिया कम तीव्र हो रही है, धीमी हो रही है, शांत ढंग से हो रही है। तो पहला इसमें है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। पहला क्या है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत ही यहां पर जो विस्फोट होता है वो शांत किस्म का होता है, शांत विस्फोट होता है। शांत विस्फोट होने का कारण क्या होता है?
यहां पर जो लावा होता है वो लावा कैसा होता है, लावा पतला होता है। लावा पतले किस्म का होता है, पतला लावा होने के कारण इसमें ज्यादा तीव्र विस्फोट नहीं हो पाता, ज्यादा तीव्र विस्फोट नहीं होगा, तो आवाज अपेक्षाकृत इसमें कम आएगी। पतला लावा है तो तीव्रता इसमें कम हो जाएगी, तीव्रता कम होगी तो विनाश भी यहां पर कम हो जाएगा, आवाज जो होगी, जो साउंड ये करेगा वो भी कम हो जाएगा। गैस के साथ साथ में छोटे छोटे टुकड़े भी निकलेंगे, फव्वारे निकलेंगे, जब हवा तेज चलेगी तो वो इधर उधर फैले आपको दिखाई देंगे। पतला लावा है, पतले लावे के कारण जो ये फव्वारे निकल रहे हैं तो ये कभी कभी धागे की तरह ऐसे ऐसे फैलते हुए आपको दिखाई देंगे, हेयर्स की तरह ये आपको दिखाई देंगे, बाल की तरह। नाम है हवाई तुल्य। हवाई क्षेत्र के लोगों ने इसको पेले के बाल, हवाई द्वीप के लोगों ने इसको पेलेज हेयर की संज्ञा भी दी है। तो कभी पेलेज हेयर के बारे में बात की जाए तो उसकी विशेषताएं, और ये ध्यान रखिएगा ये केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी है, केंद्रीय उद्गार इसका होता है। दूसरा जो इसमें किस्म है वो है स्ट्राम्बोली तुल्य, और ये क्योंकि हवाई द्वीप के पास पाया जा रहा था तो उसको हवाईयन तुल्य कहा जाए। तो यहां पर दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य, तो ये जाहिर सी बात है स्ट्राम्बोली के पास पाया गया या उसके तुल्य पाया गया, मतलब उसकी तरीके से जहां जहां उद्गार होगा इस तरीके के, तुल्य का मतलब टाइप, इस तरीके का जो उद्गार होगा तो उसको हम इसका ऐसी संज्ञा दे देंगे। यहां पर जो लावा है तो पतला जितना हवाईयन तुल्य में था, हवाईयन तुल्य से ये कम पतला हो जाएगा, उसकी तुलना में कम पतला, फर्स्ट की तुलना में ये कम पतला हो जाएगा, यानी कि विस्फोट जो होगा उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा। कभी कभी होगा, कभी कभी रुक रुक कर गैसें यहां पर निकलने लगेंगी। भूमध्य सागर के पास आप जाएंगे, सिसिली द्वीप समूह पड़ता है, सिसिली द्वीप पड़ता है, सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप पड़ेगा। तो लिपारी द्वीप के पास में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पड़ता है। कहां पर? इटली के पास सिसिली, सिसिली के पास लिपारी द्वीप, और वहां पर यह आपका पड़ेगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी वहां पर पड़ता है, उसी के नाम पर ये विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, तो उसी के तुल्य इस ज्वालामुखी का नाम रख दिया जाता है। लावा यहां पर कम पतला होता है तो विस्फोट तो होगा उसकी तुलना में ज्यादा, शांत तो नहीं रहेगा, लेकिन विस्फोट यहां पर सामान्य होगा। किसकी तुलना में? हवाईयन की तुलना में। अगला जो ज्वालामुखी है वो है वल्केनियन। वल्केनियन ज्वालामुखी के बारे में अब हम बात करते हैं। वल्केनियन, वल्केनियन जो है, वल्केनियन वास्तव में आप ऐसे समझिए लिपारी द्वीप समूह में एक वल्केनो स्थान है ना, वल्केनो नामक ज्वाला, मतलब वल्केनो नामक ज्वालामुखी है, तो उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। लिपारी द्वीप समूह में एक वल्केनो नामक ज्वालामुखी का नाम ही है, उसका नाम ही वल्केनो है, तो वल्केनो नाम से ही इसको वल्केनियन टाइप रख दिया गया है इसका नाम। अपेक्षाकृत देखा जाए तो दूसरे से ज्यादा गाढ़ापन होगा, यानी कि दूसरे से कम पतला ये लावा पाया जाएगा। यहां पर जो विस्फोट होगा पहले स्ट्राम्बोली की अपेक्षा ज्यादा होगा, जो इसके पहले आया है उसकी अपेक्षा यहां पर विस्फोट थोड़ा सा तेज होगा। यहां पर जो स्ट्राम्बोली थे यहां पर रुक रुक कर विस्फोट होता था, रुक कर विस्फोट होता था, कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था। यहां पर थोड़ा सा अनवरत विस्फोट आपको मिलेगा। कई बार आपको इतना विस्फोट मिल जाएगा कि राख और धूल के कण ऊपर आसमान में फैले हुए दिख जाएंगे, और ऊपर जब फैले हुए बनेंगे दिखेंगे तो वहां पर एक इस तरीके से फूल गोभी के आकार की संरचना आपको मिल जाएगी। तो फूल गोभी की संरचना वाला ज्वालामुखी एक ये होता है वल्केनियन, और इसके अलावा जो पीलियन तुल्य होता है उसमें भी फूल गोभी का आकार बनता है, तो सॉरी विसुवियस जो होता है तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक ये अपेक्षाकृत ज्यादा तीव्र ये होता है। फिर आपका अगला आता है, चौथा जो ज्वालामुखी है वह है पीलियन तुल्य। क्या है? पीलियन तुल्य। ये क्या है? पीलियन तुल्य। उद्गार अधिक विस्फोटक यहां पर हो जाएगा, अपेक्षाकृत बढ़ता जा रहा था तो यहां पर जो उद्गार होगा वो अधिक विस्फोटक होगा,
अधिक विस्फोटक होगा तो अधिक विनाशकारी हो जाएगा, ये अधिक विस्फोटक अधिक विनाशकारी हो जाएगा। जो लावा निकलेगा वो चिपचिपा किस्म का होगा, क्योंकि यहाँ पर और कम पतला हो जाएगा। यहाँ पर लावा जो निकलेगा वो लावा चिपचिपापन लिए हुए होगा। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए तीव्रता बढ़ती चली जा रही है, और जो पदार्थ निकलेंगे वो ढाल के सहारे अब बहुत तेजी से नहीं बहेंगे। अगर ढाल उनको मिला तो इस ढाल के सहारे ये बहुत तेजी से नहीं, एवलांस की तरह ये जाएंगे, धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे उनका जमाव हो जाएगा। और ये क्योंकि विस्फोट हो रहा है तो लावा है, गाढ़ा है, थोड़ा सा अपेक्षाकृत उनसे ज्यादा गाढ़ा हो गया है, आग की तरह ये फैला हुआ पूरा दिखेगा। पूरा आग के बादल यहाँ पर बन जाएंगे, जितनी ऊंचाई तक जाएगा तो पूरा आग के बादल आपको दिखाई देंगे, है ना। ऐसा होगा कि जहां पर ये गिरेगा पूरे पूरे नगर, आर्देंते एक नगर था, नुई आर्देंते, सेंट पियारी नामक नगर, ये नुई आर्देंते ने सेंट पियारी नामक नगर ये पूरा नष्ट कर दिया था। आप सोचिए, एक एक नगर पूरे साफ हो जाते हैं, ऐसी ज्वालामुखिता होती है। 120-20 फीट ऊंचे बादल बनते हैं, लावा इतनी ऊंचाई तक फैल जाता है। कभी वीडियो डालकर आप देखिएगा तो वहां पर आपको नजर आएगा कि पूरा ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तो ऐसा सीन होता है कि आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इतना भयानक भी कुछ हो सकता है। पूरा तहस नहस कर देने वाला सीन हो जाता है। वल्केनिस का अगर आप कभी सीन देखिए, है ना, वल्केनो का आप देखिए, वल्केनो इरप्शन आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जब देखना हुआ करे तो ये सारे वीडियोस देखा करिए, पूरा आपका ये ऐसा नजर आएगा कि ये सब समाप्त होता पूरा नजर आएगा। ठीक है ना। यहाँ बीबीसी का एक ये वीडियो देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए, इसको देखिए, पूरा समाप्त होता नजर आएगा कि ये सब कुछ सही है। लेकिन ये बादल देखिए, आसपास के जो शहर होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, जो आसपास के शहर होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, सब समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसी दशा हो जाएगी। ये देखिए इरप्शन हो रहा है यहाँ पे, पूरा देखिए आग की लपटें यहाँ पर निकल रही हैं, समाप्त सा पूरा नजर आएगा जहां पर ये गिरेगा। देखिए कितना भयंकर ये होता है। ये सब ज्वालामुखी के कारण ये निकल रहा है। ये कोई, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई ऐसे डुप्लीकेट वीडियो बना दिया गया है, ये ओरिजिनल वीडियो है। ऐसी ही दशा होती है, ऐसे ही सीन होते हैं, ऐसी लपटें, इसी के अंतर्गत सारे पदार्थ निकल रहे हैं, लावा निकल रहा है, ये पूरा मैग्मा, इसके अंतर्गत सब गैस है, तरल है, जितना भी सब कुछ देखिए जहां पर गिरेगा सब साफ कर देगा। अगर किसी शहर पे गिर जाए तो पूरा शहर साफ हो जाए। तो आसपास के शहर की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, ऐसी संरचनाएं भी बनती हैं। देखिए ये पूरा बाल नुमा संरचना ऐसे उड़ता हुआ आपको सब नजर आएगा। ये पदार्थ देखिए सब उड़ता हुआ नजर आएगा, पूरे पूरे मकान, आग लग जाती है, सब उड़ जाते हैं, बहुत खराब दशा हो जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ भी आ जाता तो हम, जैसे हम छोटे थे तो सोचते थे काश एक बार बाढ़ आ जाती, देख लेते कैसा होता है, एक बार सूखा पड़ जाता। लेकिन जब झेलना पड़ता है तो वो ऐसा दिमाग में नहीं आता है। ठीक है ना। क्राकातोवा ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ था, 1883 की बात है, जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जलडमरू मध्य में, तो ऐसा ही सीन वहां पे था। भूकंप भी आ गया था, 120 फीट ऊंची लहरें निकली थी। हिबक हिबक ज्वालामुखी पड़ता है फिलीपींस का, वो भी ऐसे ही उद्गार कर चुका है। पूरा तहस नहस कर देने वाली ये चीजें होती हैं, तो ये ना हो वो ज्यादा अच्छा है। और अगर खैर हमारा जो भारत है वो इन सब चीजों से सेफ है, लेकिन कभी ऐसा अगर हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारे आसपास ऐसा ना हो, ऐसा मनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे देश हैं जो इनके चपेट में आते हैं, है ना। पूरा हवाई द्वीप जो है, इंडोनेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, वो पूरे क्षेत्र, तो इन सारे क्षेत्रों में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। तो जहां पर जैसी प्रकृति है, खैर वहां पर वैसा होता है। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी विस्फोट उसमें ज्यादा होता है। अगला केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत जो पांचवा प्रकार है उसको हम कह सकते हैं विसुवियस। पांचवा जो प्रकार है वह है विसुवियस, उसको हम कहते हैं विसुवियस। 1 मिनट। विसुवियस, अब ये जो विसुवियस है
गैसों की तीव्रता बहुत तेज, यहाँ पर लावा का विस्फोट बहुत तेज, तेज आवेग से लावा निकलेगा, और तेज आवेग से जब लावा यहाँ से निकलेगा तो स्थिति जो है इतनी खराब होगी कि ऊपर जाके ऐसे विस्फोट होगा, ऐसे पूरा फैल जाएगा। जैसा आपको अपनी अभी मैंने दिखाया, फूल गोभी के आकार का यहाँ भी ऐसे ऐसे ही संरचना आपको मिलेगी। उद्वेदन तो पतली नलिका से हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा था कि ऐसे सब फैल जाएगा। फूल गोभी के आकार का यहाँ पर उद्वेदन आपको मिलेगा। उद्गार सबसे पहले विसुवियस में हुआ था, प्लिनी ने इसको रिकॉर्ड किया था। ये विसुवियस में हुआ था और प्लिनी महोदय ने इसको रिकॉर्ड किया था। तो प्लिनी महोदय के द्वारा रिकॉर्ड करने के कारण इसको प्लिनियन टाइप का भी कह देते हैं विसुवियस को। तो चाहे प्लिनियन टाइप कहा जाए और चाहे विसुवियस कहा जाए, तो दोनों एक ही नाम है। उद्गार जो होता है, सबसे खतरनाक जो होता है वो ये होता है। तो 1 to 5 ऐसे ये आरोही क्रम है, इसके विनाश के दृष्टि से आप देखेंगे ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। चलिए, ये आपका हो गया जो हमने पढ़ा, वो केंद्रीय उद्वेदन के आधार पर, केंद्रीय उद्गार के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो किस्म है वह है दरारी, दरारी उद्वेदन। दरारों से जहां पर उद्वेदन होता है, दरारों से उद्वेदन जब होता है तो दरारों के माध्यम से बहुत शांतिपूर्वक लावा आता है। बहुत बड़ा इसमें यहाँ पे विस्फोट नहीं होता है, शांतिपूर्वक यहाँ पर लावा आता है। विस्फोट ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर, और ज्यादा विस्फोट नहीं होगा तो विनाश भी यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है। यानी कि ज्यादा जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? ज्यादा खतरनाक होता है जो सेंट्रल वाला होता है, जो केंद्रीय उद्गार जो होता है वो ज्यादा विनाशकारी होता है। यहां से मैग्मा चैम्बर से सीधा चला आया, और जब दरारों से आता है तो उतना विस्फोट वहां पर नहीं हो पाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लावा निकलेगा वो आसानी से जाके फैल जाएगा, लावा पठार का निर्माण कर देगा। और दक्कन का पठार ऐसे ही निर्मित हुआ है, और आइसलैंड में भी ऐसे पठार निर्मित हुए हैं। लाकी फिशर एरप्शन वहां पे हुआ था, उद्गार हुआ था। तो ये सब उसके उदाहरण हैं। तो ये दरारी किस्म का हो गया। आगे अगर हम बात करें तो हमने दूसरी बात की थी कि अवधि के आधार पर भी हम इसको देखते हैं कि कितनी अवधि में इसका विस्फोट हो रहा है। तो अवधि के आधार पर इसका विभाजन हम देखें तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, अवधि के आधार पर जो विभाजन है। तो इसमें सबसे पहले एक है सक्रिय ज्वालामुखी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को एक्टिव वोल्केनोज। तो पहला कौन सा है? एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव जो वोल्केनोज है वो ऐसा वोल्केनोज है जिसमें उद्गार निरंतर होता रहता है। जो इरप्शन है वो निरंतर होता रहता है, कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता रहता है, लावा, गैस, विखंडित पदार्थ, ये सब निकला करते हैं, लगातार लगातार निकला करते हैं। तो इसको जागृत किस्म का ज्वालामुखी भी कहा जाता है, यानी कि जागृत है, सो नहीं रहा है, सब कुछ निकल रहा है लगातार। जागृत किस्म का या सक्रिय ज्वालामुखी दोनों एक ही है, इसको कहा जाता है। पूरे विश्व में लगभग 500 की संख्या में, 500 प्लस ही आपको मिल जाएंगे, ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 500 की संख्या में ये पाए जाते हैं। उदाहरण आप देख लें तो आपका एक एटना हो जाएगा, एक आपका स्ट्राम्बोली हो जाएगा। ये दो हैं, एटना और स्ट्राम्बोली, ये दोनों कहाँ पर हैं? एटना इटली में और स्ट्राम्बोली भी इटली में है। और एक जो आपने अभी हवाई द्वीप के वोल्केनोज के बारे में पढ़ा था, वोल्केनो के बारे में, तो वहाँ पे एक मोना लोआ पाया जाता है। तो मोना लोआ जो है वो हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप पे पाया जाने वाला जो मोना लोआ है ये भी इसी किस्म का ज्वालामुखी है। हमेशा गैसें निकला करती हैं, हमेशा यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इरप्शन होता रहता है, तो प्रकाश फैला रहता है। अभी आपने देखा वीडियो में, तो ये प्रकाश फैला रहता है। ये तीनों आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमेशा उद्गार होने के कारण प्रकाश रहता है, प्रकाश होने के कारण स्ट्राम्बोली जो है इसको, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागर के पास है, तो स्ट्राम्बोली क्योंकि ऐसा हमेशा प्रकाशित रहता है, तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन? स्ट्रामबोली। लेकिन स्ट्रामबोली सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचे की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी है। और कोटोपैक्सी जो है ये 5879 मीटर, 5879 मीटर ऊंचा है ना, सक्रिय है। तो इतनी ऊंचाई पर है ना, इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, इतनी सक्रियता इसमें है, इतनी ऊंचाई पर ये है। तो ये ध्यान रखिएगा कोटोपैक्सी, और ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, सबसे ज्यादा ऊंचा। दूसरा अवधि के आधार पर, यानी कि ये हमेशा है, इसमें सक्रियता तो हमेशा पाई ही जा रही है। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा हो जाएगा प्रसुप्त। क्या हो जाएगा? प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब है कि ये सोया हुआ है। सोया हुआ इंसान ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, कभी भी जग सकता है। डोरमेंट इसको बोलते हैं। अभी उद्गार नहीं हो रहा, परंतु कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है, बहुत खतरनाक होता है। आप जिनकी बाहों में लेटे हुए थे और उन्होंने चाकू घोंप दिया, आपने तो सोचा था ये मेरे लिए सबसे सुकून की जगह है, तो ये अचानक ये धोखा दे जाता है। अचानक क्या करता है? ये धोखा दे जाता है, कभी भी इसमें हो जाता है। एक है विसुवियस, सोनिया गांधी जी की जो नगरी है इटली, विसुवियस, ठीक है। फ्यूजियामा, जापान। और यहां पर एक हो जाएगा काक्रातोआ। काक्रातोआ, इंडोनेशिया। ये जो है ये प्रसुप्त किस्म के, डोरमेंट किस्म के क्या है? वोल्केनो है, कभी भी उद्गार इसमें हो सकता है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरी जो किस्म है, उसको अब हम कह सकते हैं कि वो मृत किस्म है, डेड है। यहां पर उद्गार वगैरह नहीं होगा, कभी हुआ था। तो तीसरा जो है इसको आप कह सकते हैं मृत। मृत ज्वालामुखी का मतलब ये है कि कभी एक समय था जो इसमें उद्गार हुआ था। हो सकता है उस समय इनका समय रहा हो तो इन्होंने खूब विनाश किया हो, सब कुछ है बहुत, लेकिन बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ। पुनः नहीं हुआ, और पुनः उद्गार नहीं हुआ कब से? लॉन्ग पीरियड से। लॉन्ग पीरियड से उद्गार नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो इसके नाम से हम जानते हैं। इसका भी उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण आपको मिलेगा किलिमंजारो, कीलमतगाड़ो। कहाँ? अफ्रीका में। किलिमंजारो अफ्रीका, कीलमतगाड़ो कहाँ? अफ्रीका में। तो किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका में पड़ता है। तो अफ्रीका का किलिमंजारो इसका उदाहरण है। दूसरा आप म्यांमार में जाएंगे तो वहां पे माउंट पोपा पड़ता है। माउंट पोपा, माउंट पोपा पड़ता है म्यांमार में। तो ये भी मृत ज्वालामुखी है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का उदाहरण है। ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, देमवंद
और साथ में ये है कोह सुल्तान, ये दोनों आपके पड़ते हैं ईरान में। तो ये सारे जो है ये आपके मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एक समय कभी था जो इसमें उद्गार हुआ करता था, लेकिन अब जो है इसमें उद्गार नहीं हो रहा है। तो इससे अगर मुख्य परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी के प्रकार आप बताइए, और तो उसको आप विभाजित कर दीजिएगा। बाकी इसमें तीव्रता के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और लिस्टिंग आपसे करा ली जाएगी कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो किस श्रेणी में आते हैं, दरारी उद्भेदन में आते हैं या कहाँ। तो दरारी उद्भेदन में तो बहुत ज्यादा वो है नहीं, बाकी सक्रिय ज्वालामुखी में कौन कौन से हैं उनके उदाहरण, और डॉर्मेंट यानी कि प्रसुप्त में कौन से हैं और एक्सटिंक्ट में कौन से हैं, ये आपको इसमें तैयार आपको रखना होगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी का जो पूरा क्षेत्र है और ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियां हैं जो इससे बनती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्थलाकृतियां कैसे बनती हैं, ज्वालामुखी का जो ये लावा अभी हम फैला रहे थे, ये लावा जब नीचे आता है, जैसे ये ऊपर निकल गया, ये धूल कण और इनसे गैसों के ये सब बादल बन गए, और उसके बाद में ये नीचे आया, तो नीचे आके ये फिर फैलेगा। जैसे हमने कहा था कि पठार का निर्माण होता है, जैसे हमने कहा था पर्वत का निर्माण होता है, तो ये ऐसे हमने मोटे तौर पर बोल दिया था। तो जब लावा धरातल पर आता है और धरातल पर आके ठंडा होगा तो क्या होगा, धरातल पर आने से पहले ठंडा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा जैसे धरातल पर इरप्शन होने वाला था और मैग्मा चैम्बर से यहाँ से चला, मैग्मा पूरा निकला और यहीं जाके अंदर ही ठंडा हो गया, बाहर निकला ही नहीं। तो बाहर निकलने के बाद में तो हमने बात की है, अंदर ही ठंडा हो जाए तो क्या होगा, लेपोलिथ, लैकोलिथ, है ना, फैकोलिथ, ये इनकी हमको वैकोलिथ की बात करनी है, सिल की बात करनी है, डाइक की बात करनी है। तो ये सब स्थलाकृतियां हैं जिनको हम अगले चैप्टर में देखेंगे, और इसका ज्वालामुखी का जो पूरे क्षेत्र है उसको देखेंगे, और उन्हीं के अंतर्गत हम जितने भी इनके प्रकार होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे काल्डेरा क्या होता है, आप पढ़ेंगे सिंडर क्या होता है, सिंडर कोन जिसको बोलते हैं, पैरासाइट कोन जिसको बोलते हैं, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।